देखिए जी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, अ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स मे बी डिफाइंड एज द कर्व द टेंजेंट टू विच एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट. It may also be defined as the path along which a unit north pole would tend to move if free to do so. अच्छा, अब देखिएगा जो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, I will come afterwards. You can sit here. Magnetic field lines मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं? जैसे हमने इलेक्ट्रिक लाइंस देखी थी ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं कि यहाँ पर हमारा नॉर्थ पोल है, इधर साउथ पोल है. नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन जैसे निकलती है साउथ पोल की तरफ जाती है, फिर नॉर्थ पोल से एक और मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकली साउथ पोल की तरफ गई. मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे यहाँ पर नीचे की तरफ भी नॉर्थ से निकलेगी साउथ की तरफ जाएगी, नॉर्थ से निकलेगी साउथ की तरफ जाएगी. अच्छा, अगर अंदर देखें, अगर मैग्नेट के अंदर देखें, क्योंकि इमेजिनरी लाइन्स होती हैं, अगर अंदर देखें तो ये ना क्लोज्ड कर्व्स होते हैं. क्लोज्ड कर्व्स का मतलब कि जहाँ से स्टार्ट हुआ है ये खत्म भी वहीं पर होगा. जैसे नॉर्थ से स्टार्ट हुआ साउथ तक पहुँचा तो ये अंदर ऐसे आएगा, ठीक है ना. नॉर्थ से स्टार्ट हुआ साउथ तक पहुँचा तो ये अंदर इस तरीके से आएगा ऐसे. तो मैग्नेट के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नेट के अंदर डायरेक्शन होती है नॉर्थ से साउथ, और नॉर्थ से साउथ ये पैरेलल लाइंस होती हैं. यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मिलता है किसी भी मैग्नेट के अंदर. अच्छा जी, अब जरा देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स. तो पहली प्रॉपर्टी है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आर क्लोज्ड कर्व्स व्हिच स्टार्ट इन एयर. जैसे ये ना एयर, यहाँ पर ये नॉर्थ से स्टार्ट हुआ और साउथ तक गया, विच स्टार्ट इन एयर फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड एंड एट द साउथ पोल एंड देन रिटर्न टू द नॉर्थ पोल थ्रू द इंटीरियर ऑफ द मैग्नेट. फिर मैग्नेट के अंदर से वो वापस नॉर्थ पोल तक पहुंचता है, तो इसलिए इसको क्लोज्ड कर्व्स बोला जाता है. ऐसे इसकी दूसरी प्रॉपर्टी देखिए, द मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स नेवर क्रॉस ईच अदर. मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स एक दूसरे को कभी क्रॉस नहीं करते. जैसे इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स थे, कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते थे, वही चीज़ यहाँ पर है कि मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे. अच्छा, इफ दे डू सो that would mean there are two directions of the magnetic field at the point of intersection which is impossible. तो क्या होता है कि कहीं पर भी अगर ये देखा जाए, जैसे मान लीजिए इस पर मेरे को बोल दिया जाए कि इस पॉइंट पर आप बता दीजिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, तो इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉप कर देना है, बस ये स्ट्रेट लाइन डायरेक्शन है, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड है. तो हम ये कहेंगे कि अगर कोई दो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है, एक ऐसे जा रही है और एक ऐसे जा रही है, दोनों इंटरसेक्ट करेंगे, तो इस पॉइंट पर एक तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे हो जाएगी और एक डायरेक्शन ऐसे हो जाएगी, टेंजेंट बनाया इस पॉइंट पर. तो हम ये कहेंगे कि एक ही पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की दो डायरेक्शंस होना इम्पॉसिबल है. तो इस वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट क्रॉस ईच अदर, एक दूसरे को कभी भी क्रॉस नहीं करती. चलिए जी, थर्ड है दे स्टार्ट फ्रॉम एंड एंड ऑन द सरफेस ऑफ द मैग्नेट नॉर्मली. यानी कि मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स जहाँ पर मैग्नेट की सरफेस पर जहाँ से स्टार्ट करती है वहाँ पर भी नॉर्मली स्टार्ट करती है. नॉर्मली का मतलब क्या है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है, और जब वापस आकर यहाँ पर स्ट्राइक बैक करती है तो यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल बनाती है. तो नॉर्मली ही निकलती है वो और नॉर्मली ही वो उस पर स्ट्राइक करती है. ठीक है. फोर्थ देखिएगा, द लाइन्स ऑफ फोर्स हैव अ टेंडेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट लेंथवाइज एंड एक्सपेंड साइडवाइज. तो लाइन्स ऑफ फोर्स की प्रॉपर्टी ये होती है कि लेंथवाइज तो कॉन्ट्रैक्ट होती है, लेंथवाइज कॉन्ट्रैक्ट होती है. किस तरीके से लेंथवाइज कॉन्ट्रैक्ट होने का मतलब क्या है, ये एकदम टाइट रहती है. फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए हमने ये कहा कि एक सीधी रोप है, कोई सीधी रोप है, वो सीधी रोप में ना स्लैकनेस आ रखी है, ढीली ढाली है बीच में से, तो हम ये कहें कि भाई ये कॉन्ट्रैक्टेड नहीं है, तो ऐसे ही लूज पड़ी हुई है. तो उसको अगर खींच लिया जाए तो वो बीच में से एकदम टाइट हो जाती है. ठीक है. अब इसी तरीके से ये कर्व्ड लाइंस है, तो ये ऐसा लगता है कि क्या ये बीच में से लूज है ना, तो ये लूज नहीं है बीच में से, ये टाइट है. ये टाइट है क्यों? क्योंकि इनकी टेंडेंसी होती है कि यहाँ से यहाँ तक
दे कॉन्ट्रैक्ट लेंथवाइज, तो ये सिकुड़ी रहती है यानी कि ये टाइट रहती है। तो एक प्रॉपर्टी तो ये कि दे कॉन्ट्रैक्ट लेंथवाइज, और दूसरी क्या है, दे एक्सपेंड लेटरली। लेटरली का मतलब क्या है, हम ये कहते हैं कि जैसे नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स जा रही है, तो नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स के जाने का मतलब हम ये समझते हैं, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स को ऐसा एज्यूम करा जाता है कि जैसे इफ नॉर्थ पोल इज फ्री टू मूव, तो नॉर्थ पोल यहाँ से चल रहा है और साउथ पोल तक जा रहा है, तो एक तरह से ये माना जाए कि यहाँ पर पूरा नॉर्थ पोल का मूवमेंट है। तो ऐसी अगली वाली मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है उसमें भी नॉर्थ पोल का मूवमेंट है। तो आप ये देखिएगा नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, दैट्स वाई दे एक्सपैंड लेटरली, तो लेटरली को एक्सपैंड करती है, ठीक है ना, वही चीज़ लिखी हुई है यहाँ कि द लाइन्स ऑफ फोर्स हैव अ टेंडेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट लेंथवाइज कॉन्ट्रैक्ट होने की टेंडेंसी यानी कि तनी रहती है लेंथवाइज तो, और साइड वाइज जो है एंड एक्सपैंड साइड वाइज, एक्सपैंड क्यों होती है, क्योंकि वो एक दूसरे को रिपेल करती है। ऐसा लगता है कि मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स जैसे मूव कर रही है, तो इसका मतलब नॉर्थ पोल मूव कर रहा है साउथ तक, यहाँ से भी नॉर्थ पोल मूव कर रहा है साउथ तक, तो जब नॉर्थ पोल मूव कर रहा है तो इधर भी नॉर्थ है, इधर भी नॉर्थ है, तो नॉर्थ को रिपेल करेंगे, ये होगा। अच्छा, दिस एक्सप्लेन्स अट्रैक्शन बिटवीन अनलाइक पोल्स एंड रिपल्शन बिटवीन लाइक पोल्स। तो इससे ये भी रूल समझ में आता है कि जो अनलाइक पोल्स हैं यानी कि नॉर्थ और साउथ के बीच में अट्रैक्शन है, यानी कि खिंचाव है बहुत ज़्यादा, यहाँ से यहाँ तक तो खिंचाव है, लेकिन मैंने कहा कि इधर भी नॉर्थ पोल मूव कर रहा है, इधर भी नॉर्थ पोल, तो लाइक पोल्स के बीच में रिपल्शन, ठीक है। तो अट्रैक्शन और रिपल्शन वाले रूल को भी ये इसकी प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करती है, ठीक है। हेलो हेलो, हाँ जी सर, मैं अभी कर रहा हूँ सर 10-15 मिनट आपको। हाँ जी, अच्छा, उसके बाद देखिएगा फिफ्थ प्रॉपर्टी है द रिलेटिव क्लोजनेस ऑफ द लाइन्स ऑफ फोर्स गिव्स अ मेजर ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड व्हिच इज मैक्सिमम एट द पोल्स। तो रिलेटिव क्लोजनेस हमने ये कहा कि जो ये पोल्स होते हैं यहाँ पर मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स बिल्कुल चिपकी एकदम क्लोज होती है, तो क्लोज है मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स, तो इससे ये समझ में आता है कि इस पॉइंट पर मैग्नेटिक स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, ठीक है ना। मैग्नेटिक पोल्स पर मैग्नेटिक स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है, इसी वजह से वहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स जो है वो काफ़ी नज़दीक होती है, ठीक है। तो भाई ये 5 प्रॉपर्टीज़ हैं, और इन 5 प्रॉपर्टीज़ को बहुत ज़्यादा डिटेल में हमें एक्सप्लेन करने की या समझने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसी ही कुछ मिलती जुलती प्रॉपर्टी हमने इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स में भी देखी थी, ठीक है ना। तो इस वजह से ये आपको थोड़ा जल्दी समझ में भी आ गया। हाँ जी बताइए सर। एक डाउट है सर, जैसे अंदर मैग्नेट के अंदर जो फील्ड लाइन है वो साउथ से नॉर्थ जा रही है। हाँ सर, अब अगर जैसे ये बार मैग्नेट है पूरी सीधी है, हाँ, और अगर मैंने इसे स्पेशल कर दिया कि जो फेस है, फेस से मैंने फील्ड लाइन का कुछ बना दिया इसमें, तो दो कर्व बना दिया। अच्छा इसको, यस सर, मतलब मैग्नेट को हमने थोड़ा सा कर्व शेप दे दिया, हाँ मतलब कर्व शेप दे दिया, ठीक है, ठीक है। जो अंदर से फील्ड लाइन्स होंगी वो सीधी जाएंगी या फिर उसके कर्व के अलॉन्ग जाएंगी? वो कर्व के अलॉन्ग ही जाएंगी सर। ऐसे क्यों होगा? कर्व के अलॉन्ग इस वजह से जाएंगी क्योंकि मैग्नेट को अंदर से, मतलब अंदर जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जब जा रही हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो वहीं तो जाएगी जहाँ पर मैग्नेटिक मटेरियल उसको मिल रहा है, ठीक है। और जो एक्सटर्नल सराउंडिंग है, एक्सटर्नल सराउंडिंग में तो वो एयर में तो वो नॉर्थ से साउथ तक खुल कर पूरा अपना एक्सपैंड होती है, समझ गए। तो आप फिर उसके बाद दिमाग में ये आता है कि क्या उनको पैरेलल कहा जाएगा, तो हम ये कहेंगे कि पैरेलल स्ट्रेट लाइंस तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन पैरेलल कर्व्स जरूर होंगे। अगर मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरीके से जा रही है अंदर, मान लीजिए आपने इसको ऐसे मोड़ दिया तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे आ रही है, 1 2 3 4, तो फिर बराबर गैप होगा सब में। हालांकि मैं हाथ से उतना बराबर गैप बना नहीं पाया, तो बराबर गैप होगा, तो इसलिए हम ये कहेंगे कि ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ही होगा उसके अंदर, मैग्नेट के अंदर, चाहे आप उसको स्ट्रेट रखें चाहे आप उसको कर्व बना दें, समझ गए। ओके सर। हम इसे ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जो एटम्स का जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो उसकी वजह से उसके कर्व के अलॉन्ग है। इस तरह से तो नहीं सोचा मैंने, दोबारा बताना क्या कह रहे हैं। एटम्स सर, एटम्स के अंदर भी तो मैग्नेटिक मोमेंट होगा ना, हाँ, जब इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, तो सर वैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि वो उस वजह से कर्व बना रहा है, क्योंकि एटम्स तो फिर कर्व बना उस नहीं उस तरीके से मत सोचो इसको, ठीक है।
सर ऐसा हो सकता है कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो है वो मेटल मास में आती है, तो किस चीज का मेटल मास होगा या फिर आयरन मास होगा। जैसे कि मैं ले लें कि जब आपने बोला था कि जो चिपक जाते हैं मैग्नेट्स वो अलमारी पे, तो उसी एरिया में आता है इंडक्शन उतना एरिया। हाँ, तो सर जहाँ पे एरिया होगा मैग्नेटिक इंडक्शन के मतलब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इंड्यूस होता है, जहाँ पे एरिया होगा वहीं पे मैग्नेटिक फील्ड इन पॉइंट मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इंड्यूस होगी और वही जगह जो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो करेगी वही जगह मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो जहाँ पर मास होगा उस हिसाब से शेप किया जाएगा, उस हिसाब से शेप किया जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हो। चलिए जी अगला देखते हैं जरा, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ बार मैग्नेट एट एन एक्सियल पॉइंट। तो जब मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ बार मैग्नेट एट एन एक्सियल पॉइंट, तो हमने क्या करा कि मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे बार मैग्नेट का एक्सियल पॉइंट पर। जैसे हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल देखा था ना, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल पर एक पॉजिटिव चार्ज था और एक नेगेटिव चार्ज था। तो यहाँ पर ऐसा कुछ बनाने की हमको ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी डाइपोल की तरह ही रहता है। तो एक तरह से आप ये देखिएगा कि जैसे मैंने ना इलेक्ट्रिक फील्ड देखा था एक इलेक्ट्रिक डाइपोल का एक्सियल पॉइंट पर, इक्वेटोरियल पॉइंट पर, वही कुछ देखने वाले हैं। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ बार मैग्नेट एट एन एक्सियल पॉइंट, let ns, n for north pole, s for south pole. Let ns be a bar magnet of length 2l and of pole strength ql. Suppose magnetic field is to be determined at a point capital P which lies on the axis of the magnet at a distance r from its center. अब देखिए magnetic field of a bar magnet at an axial point. तो अब ये हमारे पास एक बार मैग्नेट होगी, इधर है साउथ पोल और इधर है नॉर्थ पोल। दोनों को ज्वाइन कर दिया। जो इनका सेंटर है, इनके सेंटर को हमने बोल दिया O, ठीक है, मैग्नेट के सेंटर। और हमने ये बोला कि मैग्नेट जो है, मैग्नेट की लेंथ 2l है। तो 2l है तो जब सेंटर की बात करेंगे तो l इधर और l इधर। और फिर मैं एक एक्सियल पॉइंट पर मैं इसका मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहता हूँ। तो हमने ये कहा कि ये एक पॉइंट हमने ले लिया P, ठीक है, और ये जो पॉइंट P है ये हमने सेंटर से r डिस्टेंस पर लिया है, सेंटर से r डिस्टेंस पर। ऑब्वियसली इसका साउथ पोल से कितना डिस्टेंस हो जाएगा, r प्लस l, r प्लस l, और नॉर्थ पोल से इसका कितना डिस्टेंस हो जाएगा, ये यहाँ से यहाँ तक आ रहा है और इतना l इसमें तो सब्ट्रैक्ट कर देना, r माइनस l, ये हो गया, ठीक है। तो देखिएगा हमने ये कहा इमेजिन अ यूनिट नॉर्थ पोल प्लेस्ड एट पॉइंट P। तो देखो ऐसा होता है, याद करिए जब हम कभी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे तो हम ये कहते थे कि हमें इमेजिन करना है कि एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है किसी पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर भी मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालता था, ठीक है। अब यहाँ पर भी वही एज्यूम करना है कि जिस पॉइंट पर मैं मैग्नेटिक फील्ड निकालूंगा तो मैं एज्यूम करूंगा कि वहाँ पर यूनिट नॉर्थ पोल रखा हुआ है। तो कैसे पढ़ते हैं मैग्नेटिज्म में, हम ये कहते हैं दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ और साउथ। तो जब भी बोलते हैं तो हम क्या बोलते हैं, दो तरीके के पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल एक साउथ पोल। जब हम इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे थे, तो दो तरीके के चार्जेस होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज। तो जो बोला जाता है पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव, ऐसे ही पहले नॉर्थ पोल फिर साउथ पोल। तो हम क्या करेंगे कि नॉर्थ पोल को एज्यूम कर लेंगे कि पॉइंट P पर रखा हुआ है। तो अब आप ये देखिएगा कि ये जो नॉर्थ पोल है, यहाँ पर एक यूनिट नॉर्थ पोल रखा हुआ है। यूनिट नॉर्थ पोल का मतलब क्या है कि उसका जो आपका मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है ना, वो जो है वो कितनी है, वो 1 है, QM जो है वो 1 है। तो हमने कहा कि ये जो नॉर्थ पोल है ये इस नॉर्थ पोल को रिपेल करेगा,
तो मैंने उस फोर्स को बोल दिया एफ नॉट, यानी कि इस नॉट की वजह से इस नॉर्थ पोल पर एक रिपल्सिव फोर्स लग रही है, और ये जो नॉर्थ पोल है ये इस साउथ पोल की तरफ अट्रैक्ट होगा, तो वो फोर्स कितनी हो गई एफ एस। तो एफ एन और एफ एस आपको शायद समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए जी, फिर आगे चलता हूँ मैं। आगे देखिएगा पेज नंबर 8 पर आ जाइए। अब हम एफ एन निकालेंगे, तो एफ एन क्या होगा, एफ एन इज इक्वल टू क्या देखा था कल कूलम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में, हमने ये देखा था कूलम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स में हमने देखा था म्यू नॉट अपॉन 4 पाई QM1 इंटू QM2 अपॉन R स्क्वायर, यही था। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई QM इंटू 1, तो ये मैं FN निकालूंगा, तो इस पर जो चार्ज है, जो मैग्नेटिक चार्ज है वो QM है, इस पर भी मैग्नेटिक चार्ज QM है, और यहाँ पर क्योंकि इसको यूनिट नॉर्थ पोल बोल रहे हैं तो उसका मैग्नेटिक चार्ज कितना है 1, तो QM इंटू 1, और डिस्टेंस कितना है इन दोनों के बीच में r माइनस एल अपॉन r माइनस एल का होल स्क्वायर, ठीक है। और क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है तो मैं लिख दूंगा अलोंग NP, एंड से P की तरफ। सर 1 क्या है? 1 बता रहा हूँ, 1 पॉइंट P पर, इस पॉइंट P पर एक यूनिट नॉर्थ पोल रखा हुआ है, समझ गए। तो यूनिट नॉर्थ पोल, यूनिट का मतलब क्या है कि इसका जो चार्ज है मैग्नेटिक चार्ज दैट इज 1। तो हमने कल देखा था ना कि कूलम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो उसमें क्या था म्यू नॉट अपॉन 4 पाई QM1 इंटू QM2 अपॉन R स्क्वायर, ये था। तो QM1 तो यहाँ पर QM ही है, बस इधर भी QM है चार्ज और इधर भी QM है, ठीक है। दोनों पर मैंने चार्ज QM लिया है क्योंकि सेम मैग्नेट है तो सेम चार्ज होगा। तो QM यहाँ वाला चार्ज हो गया, और इस पर कितना चार्ज है 1, तो QM इंटू 1, और दोनों के बीच का डिस्टेंस r माइनस एल, तो r माइनस एल का होल स्क्वायर। समझ गए होगे शायद? यस सर। ठीक है। और यहाँ लिख देंगे इसका डायरेक्शन, डायरेक्शन क्या होगा अलोंग NP, एंड से P की तरफ, ये डायरेक्शन है FN। इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1, पेज नंबर 8 पर हूँ नोट्स के। उसके बाद देखिए सिमिलरली द फोर्स एक्सर्टेड बाय साउथ पोल ऑन यूनिट नॉर्थ पोल इज, अब साउथ पोल जो है ये यूनिट नॉर्थ पोल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, खींच रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे FS। FS इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और क्या हो जाएगा इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक चार्ज है वो कितना है QM, और इसका कितना 1, और यहाँ से और यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है टोटल r प्लस एल, QM टू 1 अपॉन r प्लस एल का होल स्क्वायर, और डायरेक्शन क्या लिखेंगे अलोंग PS, अलोंग PS। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब इसके बाद देखिए द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड B वेक्टर एट पॉइंट P इज, अब पॉइंट P पर हम मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ किस तरीके से निकाल सकते हैं, तो लिखेंगे यहाँ पर B एक्शियल इज इक्वल टू FN माइनस FS, है ना, FN माइनस FS, क्योंकि मुझे ये दिखाई दे रहा है कि भाई ये नज़दीक है, ये नज़दीक है तो इस पर रिपल्सिव फोर्स बहुत ज़्यादा लगेगी, ठीक है। और ये जो यूनिट नॉर्थ पोल है ये साउथ पोल से काफ़ी दूर है, तो अट्रैक्टिव फोर्स थोड़ी कम लगेगी, तो इसलिए जो ज़्यादा रहने वाली फोर्स है वो ये FN ही है, ये ज़्यादा रहेगी। और फिर ये इस डायरेक्शन में है तो ऑब्वियसली ये अपोजिट डायरेक्शन में है, तो टोटल फोर्स निकालने के लिए ये अगर पॉजिटिव ले रहे हैं तो इसको नेगेटिव लेना पड़ेगा, तो FN माइनस FS, ठीक है। अब वैल्यू डालिए, FN की वैल्यू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई QM अपॉन r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस FS कितना है नॉट अपॉन 4 पाई इनटू QM अपॉन r प्लस एल का होल स्क्वायर। ये हो गया। अब क्या करिए म्यू नॉट QM अपॉन 4 पाई, ये कॉमन ले लेंगे, म्यू नॉट QM अपॉन 4 पाई, ये कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में क्या बचा 1 अपॉन r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन r प्लस एल का होल स्क्वायर, ठीक है जी। इसके बाद जरा इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करिए। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, एक दोनों का एलसीएम लिया जाएगा, दिस इनटू दिस, म्यू नॉट QM अपॉन 4 पाई
आर माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू आर प्लस एल का होल स्क्वायर, ठीक है, दिस इंटू दिस, तो आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर, ठीक है, अपॉन ये जो म्यू नॉट क्यू एम अपॉन 4 पाई, इसको तो ऐसे ही रखते हैं। न्यूमरेटर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगा दो, ए प्लस बी मतलब आर प्लस एल प्लस आर माइनस एल, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए माइनस बी क्या हो जाएगा आर प्लस एल माइनस आर माइनस माइनस प्लस एल, समझ गए, ठीक है। अच्छा अपॉन में देखिए कि इसका भी जैसे ये ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस ए इंटू बी का होल स्क्वायर, ए इंटू बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, नहीं समझे। अगर कहीं पर भी ऐसे लिखा है ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो इसको लिखा जा सकता है ना ए बी का होल स्क्वायर, है ना, वो कर रहा हूँ। तो इसका भी स्क्वायर इंटू इसका भी स्क्वायर, तो क्या लिख देंगे आर माइनस एल टू आर प्लस एल का होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, इधर माइनस एल प्लस एल कैंसिल आउट हो गया, इधर प्लस आर माइनस आर कैंसिल आउट हो गया, म्यू नॉट क्यू एम अपॉन 4 पाई आर प्लस आर इज 2r और एल प्लस एल इज 2l अपॉन आर स्क्वायर आर माइनस एल इंटू आर प्लस एल, क्या हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, इतना हो गया। अब क्या करें, अब हम ये जानते हैं कि क्यू एम मल्टीप्लाइड बाई 2l ये मैग्नेटिक मोमेंट के बराबर होता है, मैग्नेटिक मोमेंट जैसे वहाँ पर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता था, यहाँ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा, तो हम इसको लिखेंगे फिलहाल तो यही लिखकर छोड़ दिया यहाँ पर म्यू नॉट क्यू एम अपॉन 4 पाई और ये हो गया 4rl अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है जी। इसके बाद देखिएगा बट वी नो दैट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m इज इक्वल टू क्यू एम इंटू 2l, तो क्यू एम इंटू 2l इंटू 2r ये कर देंगे, ये बिठा लो इधर से पूरा, चलिए जी। तो अब क्या है ये बी एक्शियल इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू एम इंटू 2l, ठीक है, यहाँ से क्यू एम ले लिया और यहाँ से 2l ले लिया, तो क्या बचेगा 2r बचेगा बस, अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा m इंटू 2r अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। डायरेक्शन इसकी है ये हमारे पास अलोंग NP, है ना, NP की तरफ जाएगी, अलोंग NP। यहाँ तक बता दीजिए तो ऑनलाइन वाले सभी बच्चों को क्लियर है? यस सर। कात्यायनी, कार्तिक, कौस्तव, चलिए जी ठीक है। उसके बाद हम ये कहेंगे कि इसमें ना ये कहा जा रहा है कि फॉर अ शॉर्ट मैग्नेट, अगर एक शॉर्ट बार मैग्नेट है, मैग्नेट बहुत छोटी है, तो जो L है वो R के कंपैरिजन में बहुत छोटा होगा। फॉर अ शॉर्ट मैग्नेट L इज वेरी वेरी लेस देन R, है ना, मैग्नेट की लेंथ ही 2L है, ठीक है, और उसका भी आधा कर दिया L, तो वो जो L है वो तो R से और भी बहुत ज़्यादा छोटा ही होगा। तो हम ये कहेंगे कि इस केस में क्या हो जाएगा कि ये आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर है इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू आर स्क्वायर, तो इस केस में बी एक्सियल क्या बन जाएगा, शॉर्ट मैग्नेट के केस में नॉट अपॉन 4 पाई m इंटू 2r अपॉन r की पावर 4 हो गया, ये आर स्क्वायर बचा तो आर स्क्वायर का स्क्वायर r की पावर 4 मिल आर क्यूब, तो ये हो गया हमारे पास। नेक्स्ट पेज पर आ जाइए, पेज नंबर 9 पर, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई
वेक्टर का साइन लगा दिया, नॉट अपॉन 4 पाई और 2m वेक्टर अपॉन r क्यूब, ठीक है। डायरेक्शन ये हो गया आपका वेक्टोरियल, वेक्टर साइन लगा दिया। बताइए भाई सभी को क्लियर है? ठीक है, चलिए जी बस इतना कर लीजिए। इक्वेटोरियल पॉइंट वाला आपको कल कराता हूँ रेगुलर क्लास में। सर हाँ जी बोलिए।